जी अस्सलाम वालेकुम बैक। अच्छा, IAS 8 में भी टैक्स की एडजस्टमेंट आपने इसी तरह करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताई। पेज 779 निकालें। वॉल्यूम 2 लाए नहीं आप? ओके, ये जी सवाल है। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये हमारा प्रॉफिट है अनएडजस्टेड, ये इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। अब आप मुझे कैलकुलेटर से बताएं कि अगर टैक्स रेट 30% है तो क्या होगा। ये एडजस्टमेंट्स हमने क्लास में की थी। सवाल में प्रॉफिट गलत था 84 और सही प्रॉफिट कितना आ गया 25। अब बोंगी मार के इन सबको जमा ना कीजिएगा, अभी अभी तो शॉर्टकट जरा अवेलेबल है। तो गलत प्रॉफिट 84, सही प्रॉफिट 25, या तो 84 और 20। गलत प्रॉफिट 84 और ओ सॉरी 95.09। तो या तो 84 और इसका डिफरेंस ले लें, या कैलकुलेटर पे इन सबको जरा जमा करें। जमा 4 जमा 10.72 जमा 25 माइनस 12.33 माइनस 16.3 11.09 से प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा। अगर रेट 30% है, अगर रेट 30% है तो बताएं 3.33। आपको याद है आप स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाते होते थे IAS 8 में, FR 1 में स्टेटमेंट इन इक्विटी, ये क्लास में भी बनाई थी। तो इसमें टैक्स रेट अमूमन गिवन नहीं होते थे क्योंकि IAS 8 में टैक्स रेट सिलेबस में नहीं थे। लेकिन अगर इधर टैक्स रेट साथ आ जाए तो अब 3.33 से टैक्स क्या हो रहा है, ये टैक्स का बढ़ना मैं यहां पर कैसे शो करूं, प्लस करके या माइनस करके। भाईजान अब सोचना ऐसे पड़ेगा कि प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़े। जब टैक्स बढ़ेगा तो एंट्री होगी DT डेबिट DTL क्रेडिट। तो खर्चा बढ़ने से ये वाला प्रॉफिट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रॉफिट है तो टैक्स का इफेक्ट प्रॉफिट पे। तो आप बता दें टैक्स की एडजस्टमेंट अगर मैं यहां करना चाहूं, इन फिगर्स को पेपर के नेट ऑफ टैक्स पोस्ट करो तो कैसे पोस्ट होगी, -3.3 या +3.3। लॉजिक, टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट्स या अर्निंग कम हो जाती हैं। तो प्रॉफिट्स का टैक्स पे कैसे इंपैक्ट होता है तफसील से सुन लें सारा। सारी एडजस्टमेंट्स को नेट करें, एडजस्टमेंट्स नेट करके पता चला प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, अगर तो टैक्स बढ़ने की एंट्री पूछे तो DT डेबिट DTL क्रेडिट। लेकिन अगर टैक्स बढ़ने का इंपैक्ट प्रॉफिट पे शो करना हो तो टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने साइन कौन सा यूज किया, माइनस। क्या चीज 84 से 95 पे चला गया तो एक मिनट, प्रॉफिट बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा। अब ऑब्वियसली ये फिगर 95 नहीं आएगी, ये फिगर तो अब नेट ऑफ टैक्स आएगी ना। तो ओवरऑल मेरे प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या चीज रेट 95 पे लगवाया आप लोगों ने यार। 95 को फारक करो 95, एक मिनट प्लीज बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं, सिंपल 95 को फारिग करें। व्हाट इज 95? इट इज नथिंग। पेपर में टैक्स रेट दिया हो इस सवाल में तो क्या करें, ये जो सारी एडजस्टमेंट्स है मैंने येलो से हाईलाइट करके दी हैं, क्या ये प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज डिक्रीज है? इन सब का टैक्स इफेक्ट इकट्ठा निकालो या अलग अलग? ओवरऑल प्रॉफिट में या अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट्स बताएं क्या कह रही हैं। प्रॉफिट को मैं क्या कर दूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा उसका टैक्स
अब जब टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स का बढ़ना, पैट समझ लो इसको। अब टैक्स के बढ़ने का पैट पे क्या असर पड़ेगा? टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट, समझ आ गई बात? इसको मैं एक आसान तरीके से समझाता हूं। अगर सेल बढ़ेगी 10 से तो सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट को नेट ऑफ टैक्स करना। मेरा प्रॉफिट बढ़ा 10 से तो टैक्स बढ़ा 3 से, टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट, तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट को पोस्ट करना नेट ऑफ टैक्स। क्लियर? तो टैक्स का इंफेक्ट कैसे निकालते हैं बोलें जी? सारी एडजस्टमेंट्स को नेट करते हैं, नेट करके देखते हैं प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो टैक्स बढ़ेगा। अब मैं पोस्टिंग कहां करना चाह रहा हूं? अगर तो मैं टैक्स की पोस्टिंग टैक्स में करना चाह रहा हूं फिर तो मैं जमा कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा पॉइंट स्टार्टिंग टैक्स नहीं है, मेरा पॉइंट क्या स्टार्टिंग, तो बता दें प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ गया टैक्स के बढ़ने से? प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये नोट कर लो। तो टैक्स की एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं। इधर भी इसी तरह +4 +10 +25 -13 -16, जो भी जवाब आएगा उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट और प्रॉफिट के साथ आगे नेट ऑफ टैक्स। तस्वीर खींच लें जो नोट नहीं करे, पेज 779। और अगर आपकी एडजस्टमेंट्स गलत हो गई हैं तो टैक्स के एडजस्टमेंट के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस साइन वो देखेगा सही लगाया या नहीं लगाया। चलें जी, ये 3 पेजेस निकालें, 460, 477 और 483। बस ये इंशाल्लाह आधे पौने घंटे की और चीज़ें नहीं। 460 वॉल्यूम 1 फाइनल अकाउंट, सॉरी वॉल्यूम 2 फाइनल अकाउंट, पेज नंबर अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया हुआ थर्ड शेड्यूल में क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कंपनीज का पढ़ लिया हुआ। लेक्चर पार्ट बी में पढ़ा था, लेक्चर 116 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो 116 पार्ट बी अटेंड कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि थर्ड शेड्यूल क्या कहते हैं। थर्ड शेड्यूल ये बताता है किन पे फोर्थ लगने और किन पे फिफ्थ लगने, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। बस थर्ड शेड्यूल ये बताता है किन पे फोर्थ लगने किन पे फिफ्थ, बस ये इतनी सी बात न लाइन। अच्छा, अब आप आए, मुझे पेज नंबर कौन सा बोला मैंने आगे? 477। अच्छा, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग की कहां कहां इजाजत है, कहां कहां नहीं है? ऑफसेटिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, दैट इज मस्ट। डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सेल। P&L के में आप ट्रेड डिस्काउंट और सेल को ऑफसेट करें, ऑफसेट करें। डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ग्रॉस सेल। हम असल में पाकिस्तान की कंपनी लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं। लेकिन जो दुनिया के स्टैंडर्ड है ना, वो ऐसा कहते हैं कि सेल को क्या शो करो, नेट करके। लेकिन हम अनलकीली किसको फॉलो करते हैं? कंपनी लॉ को। तो आपको याद होगा फिक्स वाले सवाल में हमने सेल में से डिस्काउंट माइनस किया था और शो किया था ऐसे P&L के मुंह पे। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, ये कि क्या होनी चाहिए इसकी? ऑफसेटिंग। सेल माइनस डिस्काउंट शो होना चाहिए, 100 माइनस 20 शो करो या डायरेक्ट 80 शो कर दो, डायरेक्ट 80 शो कर दो। ऑफसेटिंग दैट इज रिक्वायर्ड नहीं, दैट इज अलाउड। कर दो तो, ना कर दो तो कोई मतलब। डिडक्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी फ्रॉम इट सेल। यार ये तो हम ऑफसेटिंग करते हैं हमेशा। आपको पता है 20 रुपए का एसेट होता है और अगर इसकी सेल प्राइस हो 12 रुपए तो हम P&L के मुंह पर
8 क्या शो करते हैं, गेन या लॉस? लॉस। ये ऑफसेटिंग हम करते हैं, हम कभी भी असल में ना इजाजत है स्टैंडर्ड्स में कि कैरिंग अमाउंट को खर्चे में डाल दो और सेल प्राइस को अदर इनकम में डाल दो। हालांकि ऐसा हमने कभी किया नहीं, हम शायद डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में लॉस शो करते हैं। तो ऑफसेटिंग डेट इज अलाउड, अलाउड है, इजाजत है। ना भी करो तो ठीक है, कर भी दो तो ठीक है, हम वैसे करते होते हैं। ऑफसेटिंग डेट इज, एक ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है, क्या? आप खाली जीपी शो कर दो, अब यूजर को पता नहीं चलेगा सेल कितनी है और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। तो वी कैन नॉट ऑफसेट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेल टू शो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली ऑन द, इसकी इजाजत नहीं है। ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट इज अलाउड। डेटर एंड क्रेडिटर को ऑफसेट किया जा सकता है, आप लोगों ने इंट्रो F1 में पढ़ा होगा, सेम बंदे से पैसे लेने देने हैं। लेकिन टैक्सेस को ऑफसेट नहीं किया जा सकता कि हुकूमत से टैक्स लेना भी है और हुकूमत को टैक्स कोई रिफंड लेना है पुराना और इसमें इस साल का टैक्स देना है, इसको नेट नहीं किया जा सकता। ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इफ सेल्स टैक्स इज पे, इसी तरह का कॉन्सेप्ट उधर पड़ा था ना रीइंबर्समेंट में, रिसीवेबल अलग शो करो, प्रोविजन अलग शो करो, लेकिन P&L में नेट करके शो कर दो। इफ सेल्स टैक्स इज पे, ये भी आप मिसालों में लिख के आ सकते हैं। एक और ऑफसेटिंग डेट इज नॉट अलाउड, रिसीवेबल को अलग शो करो, प्रोविजन को अलग शो करो। ऑफसेटिंग डेट इज अलाउड वो कौन सी थी? P&L में इनकम और एक्सपेंस को क्या कर दो, नेट शो कर दो। तो इफ सेल्स टैक्स इज पेएबल टू गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, वी कैन नॉट ऑफसेट देम, हम उनको ऑफसेट पाकिस्तान के लॉ में नहीं कर सकते। अगला सफा कौन सा लिखा हुआ है? 483। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही उसने इतना लंबा चौड़ा करके कर दिया। 31 दिसंबर को अगर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना लोन रीफाइनेंस करा सकते हैं। रीफाइनेंस का मतलब होता है कि आपने अगले साल पे करना है, आप बैंक को कहें यार 4 साल मुझे और दे दो। अगर आप 31 दिसंबर को अपना लोन रीफाइनेंस करा सकते हैं और आपने 31 दिसंबर को लोन रीफाइनेंस करा लिया है, तो फिर आप उसको शो करें नॉन करंट लायबिलिटीज में। 31 दिसंबर 19 को आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा यार मैं अगले महीने लोन वापस नहीं कर सकता, मुझे 4 साल और दे दो, और बैंक ने आपको इजाजत दे दी। अब आप लोन को कहां शो करें? नॉन करंट लायबिलिटीज में, अगर रीफाइनेंस। लेकिन अगर रीफाइनेंस नहीं करवाया तो आप उसको स्टिल कहां शो करते रहेंगे? पढ़ें जरा। रीफाइनेंसिंग अ फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस पोस्टपोनिंग द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट। आप कॉलेज वाले मैनेजमेंट के पास कई दफा चले जाते हैं, यार प्लीज मैंने पैसे देने हैं, मुझे थोड़ा सा रीफाइनेंस कर दो, 2-4 दिन और दे दो। इट इज कॉल्ड एज रीफाइनेंसिंग। अच्छा, पहले ये पढ़ें, इट विल बी क्लासिफाइड इन करंट एंड विल बी डिस्क्लोज्ड इफ एन एग्रीमेंट allowing repayment to be delayed beyond 12 months from reporting date is obtained। अगर एग्रीमेंट ऑब्टेन हो गया है आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो इसको आपने एडजस्टिंग इवेंट नहीं लेना, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर देन दिस वुड बी अ, इसके बारे में स्टैंडर्ड ने वाज़ेह कह दिया है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो लेकिन कब नॉन एडजस्टिंग है? इफ एन एग्रीमेंट allowing repayment to be delayed beyond 12 months is obtained after balance sheet date। 2 जनवरी को आपने बैंक से मुआहदा किया तो इसको आपने एडजस्टिंग लेना, दिल कह भी रहा हो तो एडजस्टिंग लेना, इसको क्या लेना है? नॉन एडजस्टिंग। और इसको स्टिल कहां, हालांकि 2 जनवरी को बैंक ने कह दिया 4 साल बाद वापस करो, स्टिल आप कहां शो करें? करंट में। लेकिन इतना मेजर है कि इसे क्या कर दें? डिस्क्लोज कर दें। लेकिन अगर 2 शर्तें पूरी हो रही हो तो आप इसको नॉन करंट में शो कर दें। इन सब के अंदर सिर्फ एक शर्त काम की है, एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर, ये पेज है यार 483। अगर साल से पहले एग्रीमेंट हो गया तो आप इसे कहां शो कर दें? नॉन करंट। और अगर साल के बाद हुआ तो करंट में। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ। If agreement to be delayed beyond 12 months is obtained after the balance sheet date, then this would be a non
एडजस्टिंग इवेंट। इसमें उसने 3 शराइत लिखी हुई हैं। आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आप 12 महीने से डिले कर सकें। ऑप्शन लोन लेने वाले की मर्जी पे होनी चाहिए, एंड लोन लेने वाले को उम्मीद है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और ऑप्शन एक्सरसाइज करके उसने ये कर भी लिया। एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड दैट अलाउज रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ्स। तो ये 3 शराइत मेरे ख्याल से इररिलेवेंट है। सबसे जो मेन शर्त है वो नीचे वाली है, आपने एग्रीमेंट करवाना है बैंक से। तो सादा सी बात आपके लिए, अगर एग्रीमेंट साल से पहले हो गया कि मैं लोन 6 साल बाद वापस करूंगा तो कहां शो कर दें, और अगर एग्रीमेंट साल के तो फिर करंट में शो करें। आगे चलें, आगे के विच टी अकाउंट्स हैव एन ओपनिंग बैलेंस इन ट्रायल? DTL, accumulated depreciation, provision for doubtful debt, provision for warranty। इन्वेंट्री का भी अक्सर होता है। अच्छा, अब DTL का जरूरी नहीं कि ओपनिंग बैलेंस ही हमेशा होगा। असल में कई दफा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल भी होता है, उसमें तो सारी चीजें क्या पड़ी होती हैं, क्लोजिंग पड़ी होती हैं। DTL का, अगर DTL ट्रायल में नजर आ रहा है और नीचे रेट दिया हुआ टैक्स का, तो फिर ये ओपनिंग है, फिर हमने कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि ये अकाउंट ना पूरे साल इसमें एंट्रीज हिट नहीं होती। इन तीनों अकाउंट्स की नेचर देखें, मैंने डेटर अकाउंट नहीं लिख सकता, डेटर अकाउंट का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं आ सकता। साल में 1000 दफा सेल होनी है, 1000 दफा डेटर कैश लेके आएंगे, इम्पॉसिबल है। क्रेडिटर अकाउंट का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता ट्रायल में। क्यों? 1000 दफा परचेजेज होनी है, 1000 दफा कैश पे करना है। लेकिन अक्यूमुलेटेड डिप्शन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्योंकि साल में एक ही दफा डिप्शन चार्ज होनी है। DTL का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्योंकि साल में एक ही दफा DTE ने हिट होना है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। साल में एंड पे बैड डेट रिटर्न ऑफ ट्रांसफर होते हैं, और एंड पे ही कैरी डाउन निकलता है और बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग आता है। लेकिन अगर सवाल ऑब्वियसली कह दे कि कोई एडजस्टमेंट इनमें से हो गई है, तो ये भी पॉसिबल है। कई दफा कम डिडक्शन का रेट नीचे नहीं दिया होता, तो फिर इसका मतलब डिडक्शन चार्ज हो गई है, तो एडवांस सेलिंग में डिडक्शन पड़ी होगी कहीं, या कॉस्ट ऑफ सेल में, और कम डिडक्शन अकाउंट भी क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मोहतरम कई दफा सवाल बता देता है, ऐसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में भाई इधर देखो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में मैं कहता हूं एडिशन रिकॉर्ड हो गई है, 10 रुपए की एडिशन रिकॉर्ड हो गई है, और ट्रायल में कैरी डाउन आ रहा है 100, और डेप्शन का रेट अलग से दे रहे, तो ट्रायल में कितना आ रहा है 100, एडिशन कितनी रिकॉर्ड हो गई है 10, और डेप्शन का रेट दे रहा है। इसका मतलब है एडिशन रिकॉर्ड होगी, डेप्शन निकलवाना चाह रहा है, लेकिन डेप्शन आप 100 पे नहीं निकालेंगे, आप 100 माइनस 10 किस पे जाएंगे, 90 पर, 90 पर जाएंगे। 90 ओपनिंग हो गया। तो अगर कभी सवाल में कह दे एडिशंस आर रिकॉर्डेड, तो इस मींस के ट्रायल में जो बैलेंस दिया हुआ है वो इस एडजस्टमेंट के, अब आपको पता है आपने ओपनिंग पे अलग रेट लगाना होता है, एडिशन पे अलग रेट लगाना होता है, अब उसमें से फिगर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसे पास पेपर के क्वेश्चन 10 में किया था हमने क्लास में। ओके, ये एमसीक्यू फाइनल अकाउंट के, ये भी साथ ही फारिग कर दें। एक दो एमसीक्यू जरा निकाल लें, कोई एक दो का एमसीक्यू जरा देख लें। पेज नंबर 603, 603। ये थोड़ा सा ना आपको इस वाले एमसीक्यू के लिए कुछ रटा प्रोग्राम करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द 5th शेड्यूल? कौन सी चीज 5th शेड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है? डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ABCDEF, बस आप देखते रहें, बस टेक लगा के आराम से। ये शेयर कैपिटल का नोट निकालूंगा ना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नोट में अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं, ये पेज 468 है। कैपिटल एंड रिजर्व शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, ये यहां लिखा हुआ है। आईकैप का सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर अंडर 5th शेड्यूल?
इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने बताया था ये फोर्थ शेड्यूल का भी है, जिन्होंने नहीं वो क्लास अटेंड की ना वो भी डंडे वगैरह समझ आ जाएगी बात। ये फोर्थ शेड्यूल का भी है, फिफ्थ शेड्यूल का भी है, तो इसलिए इसको अब मैं टिक नहीं कर सकता। वो पूछ रहे फिफ्थ शेड्यूल का कौन सा नहीं है, ये तो है। अगला देखें, जनरल नेचर ऑफ एनी अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी। जनरल नेचर ऑफ एनी अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, जनरल नेचर ऑफ एनी अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, पेज 463 पे है क्रेडिट फैसिलिटी। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट इन, इसका मतलब है कि शेड्यूल में है। अब उसका क्या सवाल है, विच इज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल, टेक कर दूं इसको। आगे चलें, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ये जाके देखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने तो रटा नहीं मारा हुआ क्योंकि मेरे पेपर नहीं थे। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, नहीं ये स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई, ये याद ही करनी पड़ेगी। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, इस लाइन के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये फोर्थ के लिए भी है, और नहीं वो तो ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है मेरे माय डियर, वो तो ऊपर वाले बुलेट के लिए कि दिस इज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल। मैं तो इस वाले बुलेट की बात कर रहा हूं। डन। अच्छा मुझे तेरी बात अभी तक याद है, तूने कहा था मैं नहीं याद करना इनको। अच्छा चलिए आगे, रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये दो चीजें हैं यार, फोर्थ अक्सान, फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल फाइनल अकाउंट में, और एथिक्स, ये दो चीजें स्टिल आई कैप आपसे रट्टा मांग रहा है। डिस्क्लोजर्स को तो आप बार बार पढ़ ही सकते हैं, कितना रट्टा मारेंगे। अच्छा जी क्या था अगला, रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ओए आजा, P&L में मजे की बात है, सारे ही कॉमन है, फोर्थ फिफ्थ दोनों के हैं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैं आपके लिए जा रहा हूं क्योंकि आप मेरे लिए आए हैं, और सॉरी अपने लिए आए हैं आप। तो इसमें कोई लिखा हुआ है फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल, तो इसका मतलब है किस ऑप्शन को टिक करें। तो एमसीक्यू तो मैंने करा दिया, मकसूद आपको फिक्रमंद करना था, मकसूद आपको फिक्रमंद करना था, हो गए फिक्रमंद कोई नहीं, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा यार मैं पता है कि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं फिर मैं कहता अच्छा चल यार जरा नज़र मार ही लिए एक बारी, फिर तो थोड़ा बहुत ना मैं ये नज़र मार लेता। अच्छा ये चीज़ फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, एक तो ये हो गई पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल फिक्स्ड एसेट, अच्छा एक ये हो गए, इस तरह कुछ करता तो सही ना फिर मैं। इमूवेबल फिक्स्ड एसेट, बेसिस ऑफ एसोसिएशन उसमें नहीं है, और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इसमें नहीं है, ये तीन होगी, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, एग्रीगेट परसेंटेज शेयर होल्डिंग, और ये। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये मैं अगली बात आने लगा हूँ, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये फिफ्थ में नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड, ये भी फिफ्थ में नहीं है, ये इसमें पॉइंट नंबर 2 से लेके, सिर्फ 1 नहीं है, 2 से लेके 8 तक नहीं है, और उसके बाद फॉरेन डेटर्स नहीं है। इसी तरह लिस्ट अगर आप बना लें तो 7-8 चीज़ें बनेंगी जो फिफ्थ में नहीं है। इक्का दुक्का ऐसी है जो फोर्थ में है शायद, वो ऐसी भी कोई चीज़ है बीच में, आप देखिएगा। तो हल्की फुल्की सी अगर कोई लिस्ट बना लें आप, तो अल्लाह आपके साथ वाले का भला कर देगा आपका भला कर देगा। अच्छा जी नेक्स्ट, इसी तरह इसने सवाल पूछा हुआ है बबलू ने, इन फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल, नहीं ये तो आसान है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। इशूड शेयर कैपिटल के बारे में ये डिस्क्लोज किया जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल के बारे में। मेरा तो पेपर नहीं है, मैं जरा सफ़ा खोल के देख लूँ, तो आप लोगों ने माशाल्लाह याद किया हुआ, इसलिए आप लोग तो देख के पता चल जाएगा। तो मुझे तो शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडर, शेयर अलॉटेड फॉर, शेयर अलॉटेड बोनस, ट्रेजरी शेयर, टिक्कू 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 टिक्कू, चारों टिक है, ठीक है जी। थोड़ा फिक्रमंद हो गए, गरारी घूमी अंदर की थोड़ी। अच्छा आगे चलें वो कह रहे हैं 92 मार्क्स वैसे मैंने तैयार किए, मैं 8 नंबर FR1 के छोड़े हुए हैं, पीछे से 1 नंबर ये रह गया, अब 91 का पेपर देना है मैंने, फिर कर ले मेहनत। अच्छा जी धड़ाधड़ तुक्के जरूर मार के आएगा, पता है MCQ ना समझ आया छोड़ा हो, ये दुनिया का जाहिल तरीन इंसान होगा जो MCQ समझ आने पे छोड़ के आए, इसी के लिए पागल। अच्छा खाने, नहीं नहीं कुछ गलत लिखने से तो बेहतर है अपन ना ही लिख के आए, चपेट मारे अपन को। कंसोलिडेशन में MCQ 54 करते हैं और ये देखते हैं, निकल गया भाईजान, हाथी निकल गया, बस दुम रहेगी। MCQ 54 निकालें, आप भी इस वक्त रनिंग में आए हुए हैं। कंसोलिडेशन IFRS 3 और 10, ABCDFGHI पर टेक लगाई रखें आराम से। MCQ 54,
ये गलती से IS 10 का बबलू इधर शेयर कर रहा है, पता नहीं ये क्यों आ गया इधर, नॉन एग्जिस्टिंग। अच्छा, हाई लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, लो जी मौके नहीं रहे, विद अदर कंपनीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज हाई लिमिटेड द पेरेंट। कब पेरेंट है, कब बाप बनेगा? फॉल लिमिटेड हैज, यार ये पेज नंबर ना 148 के बाद है और 150 से पहले है। हाई लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर कंपनीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लिमिटेड द पेरेंट। हाई लिमिटेड ने फॉल लिमिटेड के 50,000 नॉन वोटिंग शेयर्स हैं। नॉन वोटिंग शेयर्स को आपने डिसीजन में नहीं लेना, डिसीजन में सिर्फ किन शेयर्स को लेना है? वोटिंग शेयर्स को। और 1 लाख वोटिंग शेयर्स हैं इन इशू। ये तो ना सब्सिडरी के अपने शेयर हैं, सब्सिडरी के टोटल शेयर जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं ये वो हैं 1 लाख। हाई लिमिटेड ओन्स ऑल ऑफ द फॉल्स लिमिटेड नॉन वोटिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड 40,000 ऑफ इट्स वोटिंग, आप 40 को डिवाइड करें 1 लाख पे 40%, तो ये मेरी सब्सिडरी नहीं है। विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पेरेंट है, ये पेरेंट नहीं है इसका। पेरेंट एसोसिएट कुछ नहीं होता, पेरेंट सब्सिडरी लफ्ज यूज होता है, तो इसलिए ये 1 फारग हो गया। हाई लिमिटेड ओन्स 49% शेयर्स इन मिडल लिमिटेड एंड 52 ऑफ इट्स नॉन वोटिंग। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये नॉन वोटिंग होती है, वोटिंग शेयर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट हाई रिसीव्स वेरिएबल रिटर्न्स एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दीज रिटर्न्स थ्रू इट्स पावर ओवर मिडल लिमिटेड। हमने एक जनरल लाइन पढ़ी थी, जनरल अगर 3 चीजें हो ना तो शेयर 50 से कम भी हो तो कोई मसला नहीं। क्या? आपको राइट हो वेरिएबल रिटर्न्स की, डिविडेंड की, और आप उन रिटर्न्स को बदल सकते हो, यानी डिविडेंड की परसेंटेज अपनी पावर इस्तेमाल करके बदल सकते हो। तो हमने कहा था ऐसी सूरत में आपकी पावर मौजूद है, चाहे 49%, 48, 47 भी शेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी योर सब्सिडरी। अच्छा यार, ये खुदा ना खास्ता एक डर है कंसोलिडेशन के 2 सफ़ों से भी MCQ आने का, इसलिए ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं और इसके पैरास भी लिखे हुए हैं। IFRS ये तो मैंने आपको छुड़वा दिया था, पैरा 7, इसको मैं यहां से काट रहा हूं, आप आ जाएं पेज नंबर 24 पे, पैरा 7, इसकी फिक्र नहीं करनी। अच्छा, पैरा 6 से जी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। पैरा 6 किस में मिलेगा आपको? IFRS 10 में, पैरा 6। इसके बाद ये B65 सब फारिग, सिर्फ पैरा 6 इंपॉर्टेंट हो गया इधर, जिसमें 3 बातें पाई जाएं, ये 3 बातें। इसके बाद बाकी सारे भी पैराज आपको कोई टिक करवाने की जरूरत नहीं। इसके बाद एक पैरा था कि मेरी एक सब्सिडरी है, लेकिन अगर 3 या 4 शराइत पूरी हो रही हैं तो उसके बावजूद भी मैं उसे कंसोलिडेट नहीं करूंगा। ये बातें पैरा 4 में लिखी हुई हैं IFRS 10 में। तो ये भी मैंने वो जो किया ना उसके अंदर आपको बता दिया है, वो जो पैराज की लिस्ट दी है उसके अंदर ये लाइन भी है। बाकी ये एक है पैरा, अगर आप टिक करना चाहें B92 93, आपको पता है 3 महीने के फर्क से कंसोलिडेशन हो सकती है, 3 महीने के फर्क से कंसोलिडेशन हो सकती है। अगर 3 महीने का फर्क हो, मोटी मोटी एंट्रीज कर ले, मैंने बताया था, तो 3 महीने के फर्क से कंसोलिडेशन हो सकती है। 5 महीने का फर्क हो, 6 महीने का फर्क हो पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट डेट के दरमियान, तो कंसोलिडेशन नहीं हो सकती। 3 महीने के फर्क तक कंसोलिडेशन एक्सेप्टेबल है। ये बात देखने की जरूरत नहीं, असल में स्टैंडर्ड जब खत्म हो जाता है ना, पार्ट B नहीं घर में खोलना। IFRS 10 जब खत्म हो जाएगा ना, यानी 1 2 3 4 पैरास, तो अपेंडिक्स आएगा। अपेंडिक्स भी जब खत्म हो जाएगा ना, तो उसके नीचे पैराज आते हैं जिनका नंबर होता है B92 93। तो 3 पैराज हो गए। एक कौन सा पैरा हो गया? 6, जो पर आपको बताया। एक पैरा कौन सा हो गया? 4। ये दोनों IFRS 10 के हैं, 3 के हैं? IFRS 10 के। और इसके बाद ये वाला पैरा, बस, और आपको कुछ टिक करने की जरूरत नहीं है, बस, और कुछ टिक करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें एक पैरा और भी मैंने आपको कहा था, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ग्रुप, पेरेंट, सब्सिडरी, कंट्रोल, एक्विजिशन, खुदा ना खास्ता इनमें से कोई डेफिनेशन आ गई कंसोलिडेशन की, तो 2 अपेंडिक्स होंगी। एक IFRS 3 की अपेंडिक्स में मिल सकती है डेफिनेशन, या फिर IFRS 10 की अपेंडिक्स में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये डेफिनेशंस कहाँ आनी है, छोड़ें, कितनी दिमाग की दही बनाएंगे। ओके,
मुक गए हर काम, ये तो एक एक मिनट में खुद कर लें। IAS 38 का स्कोप पैरा देख लें, कौन कौन सी चीजें IAS 38 के स्कोप से बाहर हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, IAS 38 के स्कोप से कौन सी चीजें बाहर हैं। IAS 38 के स्कोप से कौन सी, ओरिजिनल स्टैंडर्ड ही खोल लेते हैं। नहीं चलो, जो इंटेंजिबल आपने बेचने के लिए रखे हैं वो IAS 38 के स्कोप से, डेफर्ड टैक्स एसेट IAS 38 के स्कोप से, राइट ऑफ यूज IAS 38 के स्कोप से बाहर है। ये IFRS 10 वाली इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, IFRS 9 वाली, IFRS 10 वाली इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इंटेंजिबल्स के स्कोप से। नंबर पूरे करो, काउंट पूरा करो यहाँ के। गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन भी बाहर है, इस पे IFRS 3 डील करता है, लेकिन है तो इंटेंजिबल ही ना, है तो इंटेंजिबल ही। और IFRS 15 में जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स वगैरह आते हैं, जो भी रिसीवेबल्स वगैरह आते हैं, वो भी सारे IAS 38 के स्कोप से बाहर हैं, क्योंकि इनके अपने अपने स्टैंडर्ड मौजूद है। अच्छा, इसी में आप नीचे आए, ये पेज कौन सा है, मैंने लिखा हुआ है पेज 184। ये पढ़ने से पहले इंटरनली जनरेटेड ब्रांड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा। इंटरनली गुड नहीं आ रहा होगा। इंटरनली जनरेटेड मैसेज पब्लिशिंग टाइटल, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अगर मैंने सब्सिडरी को खरीदा है और उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, तो क्या मुझे उसको जीरो से फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर सब्सिडरी का परचेज्ड ब्रांड हो, वो बुक्स में नजर आ रहा होगा, तो उसकी बीवी कोई 10-15 रुपए आ रही होगी और उसकी फेयर वैल्यू 20 रुपए गिवन हो, बीवी 15 रुपए, तो 5 की एंट्री करेंगे पूरी 20 की। तो इंटरनली जनरेटेड को जीरो से फेयर वैल्यू पे लेके जाने और परचेज्ड वालों को बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू पे लेके जाने। ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल एंड कस्टमर लिस्ट, if these are internally generated by, and if these are, the book value will be zero in subsidiary financial statements, and if fair value is appearing in question, then revaluation surplus will be equal to fair value. ये कंसोलिडेशन के रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन के एंगल से डिस्कशन हो रही है। ये ऊपर हेडिंग दी हुई है, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड इफ दीज आर, तो फिर तो मुझे लगता है अपनी किताबों में भी नजर आ रही होंगी। तो द BV will be appearing in the, and if fair value is given in question, then revaluation surplus loss will be difference between ABCD of GHIJKL. क्वेश्चन एज बिलो हो गया, ये इंशाल्लाह हम 7-8 मिनट में कर लेंगे। पेज 387 निकालें, IAS 21 मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, वॉल्यूम 1 निकालना पड़ेगा। IAS 21 पेज नंबर 387। यार यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे, ये चीज़ें छोड़ी हुई थी। पेज 387 आपने IAS 37 पढ़ लिया। IAS 37 रिफंड लायबिलिटी अगर कैश में पे करनी है तो फिर ये क्या है, मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम होते हैं रिसीवेबल, पेएबल। अगर प्रोविजन कैश में पे करनी है, आपके खिलाफ कोर्ट केस हो गया, आपने प्रोविजन कैश में पे करनी है, तो ये मॉनेटरी आइटम। अगर प्रोविजन एम्प्लॉय बेनिफिट्स की ग्रेचुटी पे करनी है रिटायरमेंट के वक्त इन कैश, तो ये मॉनेटरी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। लोन दिया, वापस आपको पैसे मिलने हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स इज जस्ट लाइक लोन रिसीवेबल। इफ इट इज लाइक लोन रिसीवेबल देन इट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम। नीचे आ जाए। लेकिन यार जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है ना, ये नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया ना पैसे, अब आपको पैसे कुछ कोई नहीं मिलने, अनलेस ये कंपनी डिफॉल्ट करे, वो खत्म हो जाए। वो कब खत्म होनी है कोई पता नहीं। इसलिए शेयर बिक तो जाते हैं, शेयर के बिकने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि नॉर्मल तरीके से अगर शेयर्स आप खरीदें तो इनके अगेंस्ट कैश नहीं आना, ये आपको फ्यूचर में बस जो है वो डिविडेंड देते रहेंगे और अपनी जगह पड़े रहेंगे। इन द एंड जाके जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो तब आपको पैसा वापस मिलेगा, वो इतना लेट होगा कि उस कैश को लॉ में करने इग्नोर किया। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स
वो तो लोन टाइप चीज है ना। अच्छा एक और बात इसमें मजे की सुनो, दोनों में डिफरेंस आपको याद है? डिवेंचर्स में टेन्योर दिया होता था, डिवेंचर्स आर फॉर 5 years और फॉर 7 years, रिडेम्पशन हो जानी है। शेयर्स में कभी रिडेम्पशन का लफ्ज आया? इसलिए शेयर रिडीम नहीं होते, शेयर कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए शेयर को उसने कहां रखा हुआ है? नॉन मॉनेटरी में। यार वैसे तो आपको पता है मॉनेटरी को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है और नॉन मॉनेटरी को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। लेकिन मुझे बताएं क्या ऐसे भी कोई नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, तो बीच में ऐसे मेरे जहन में सवाल आ गया, ऐसे भी कोई नॉन मॉनेटरी आइटम्स है जिनको ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे लाना होता है? हाँ, अगर रीवैल्यू कर रहे हो, अगर रीवैल्यू कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली इनको मजबूरन ईयर एंड पे किस पे लाना पड़ेगा? लेटेस्ट रेट पे। तो अगर शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं बाहर के मुल्क में, तो साल के एंड पे जब शेयर महंगे हो गए तो करेंसी का रेट भी तो चेंज हुआ होगा। ये सवाल किया अभी तक क्लास में, रिवीजन प्लान में डाला हुआ है। बाय डिफॉल्ट पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, राइट ऑफ यूज और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज नॉन मॉनेटरी। प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, प्रोविजन फॉर वारंटी, जिसमें आपने उसे पैसे नहीं देने, मोबाइल सही करके देना है, तो फिर इट इज नॉट टू बी पेड इन कैश। बट इफ प्रोविजन इज टू बी, देन इट इज, एंड इफ प्रोविजन इज नॉट टू बी पेड इन कैश, बस ओवर। अच्छा जी, और क्या रह गया? इरिडीमेबल शेयर्स को तो इक्विटी की तरह लोगे आप, तो उनको नॉन मॉनेटरी में डाल दो, और जो रिडीमेबल हैं वो लोन की तरह वापस होने हैं, उनको मॉनेटरी में डाल दो। किसका? रिडीमेबल का? नहीं, रिडीमेबल का तो टाइम होता है ना, रिडीमेबल, इसीलिए तो उसे रिडीमेबल कहते हैं। प्रेफरेंस उसे उसमें मिलनी है ना। हाँ, डिविडेंड देते हुए वापस तो हो जाए, उसको लोन की तरह ट्रीट करो, दूसरे को इक्विटी की तरह बस। अच्छा किधर है यार वो आखिरी चीज? IS 1037 पेज 228। पेज 228, चेंज इन प्रोविजन एंड यूज ऑफ प्रोविजन। कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं आपको। चेंज इन प्रोविजन क्या होती है? पिछले साल अंदाजा था 10 रुपए देने हैं केस हारने पे, भैया मेरे पास भी दीवार है, मैं भी टेक लगा सकता हूँ, और जो सर से आप ऑयल ट्रांसफर करें ना दीवार में, वो लग गया। अच्छा, तो पहले साल के एंड पे अंदाजा था 10 रुपए देने हैं कोर्ट केस की मद में, दूसरे साल अंदाजा हो गया 12 रुपए देने हैं, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन प्रोविजन। और 2 रुपए कहां चले जाएंगे? एक्सपेंसेस में। तो पहले साल अंदाजा था प्रोविजन 10 रुपए, दूसरे साल अंदाजे प्रोविजन 12 रुपए, तो 2 रुपए कहां चले जाएंगे? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इट इज कॉल्ड एज बोले चेंज इन। और चलते चलते अंदाजा हो जाए कि पैसे ही नहीं देने, तो प्रोविजन डेबिट, इनकम क्रेडिट। यूज ऑफ प्रोविजन, यूज ऑफ प्रोविजन, आपने जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाई है वहीं यूज करें। मिसाल के तौर पे आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट डिसमेंटलिंग वाली, उसको तो एसेट में डालते हैं, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और बाद में कोर्ट केस के पैसे देने पड़े तो वो वाली प्रोविजन पकड़ के डेबिट कर दी, और कैश तो जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाई है उसी के लिए यूज करें। आई रिपीट, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट, और जब डिसमेंटलिंग के पैसे देने पड़े तो ये वाली प्रोविजन पकड़ी, प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ये यूज सही हुआ है या गलत हुआ है? तो आप प्रोविजन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच द प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड। समझ आ गई बात? तो जिस मकसद के लिए वारंटी की प्रोविजन है तो उसके अगेंस्ट वारंटी आनी चाहिए, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन है उसके अगेंस्ट डिसमेंटलिंग आनी चाहिए। और चेंज इन प्रोविजन क्या है? अ प्रोविजन शैल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट डेट एंड एडजस्टेड। और यार बल्कि चेंज इन प्रोविजन तो वो हम करते थे, डिसमेंटलिंग में करते थे, इतनी ज्यादा चलते चलते चेंज इन प्रोविजन तो हो जाती थी, मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, कम पैसे मांग रहे हैं। अगला पेज बताएं। 241। स्टैंडर्ड कहता है यार एक कान इधर करो, एक बात सुनो, अगर तुम्हें लगे ना कि IS 37 के डिस्क्लोजर देते हुए दूसरी पार्टी को बुरा लगेगा और फड्डा हो सकता है,
तो डिस्क्लोजर्स में लिख दो कि कोई मसला है जिस वजह से हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो मिसाल के तौर पे कोई इलाके के बदमाश हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कोई केस कर दिया, कुछ और हो गया, अब आप कोर्ट में चले गए, अब आप पार्टीज के नाम बता रहे हैं, शीदा टल्ली और गुज्जर और फलां और वो, ये लोग केस में इन्वॉल्व हैं और कोर्ट ने ये कहा है, वो कहेंगे भाईजान हमारे नाम तुमने पब्लिक कर दिया। जरा अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े 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 पढ़े। हाँ जी, एप्पल आईडी का इन एक्सट्रीमली रेयर केस, इन एक्सट्रीमली अगर वो बंदे लेके आ जाए तो डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IAS 37 कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी, छड़िया करो ना, हर लफ्ज़ नहीं पढ़ना होता, एक्सपेक्टेड टू सीरियसली इंजर द पोजीशन ऑफ द एंटिटी in a dispute with other parties on the subject matter of the provision, contingent liability or contingent. In such cases, entity need not disclose the information. फिर अब क्या करें, जान के लाले पड़े हैं, जान है तो जान है तो फिर छोड़ो परे, बट शेल डिस्क्लोज। जनरल नेचर, ऊपर ऊपर से बात करते हैं, कुछ बंदे हैं खलाई मखलूक आते हैं, तंग करके चले जाते हैं, कहीं और है इस वक्त मुल्कों में। नेचर ऑफ डिस्प्यूट बता दें टुगेदर विद द फैक्ट डेट बता दें, एंड द रीजन वाई द इंफॉर्मेशन हैज नॉट, और रीजन भी बता दें कि पार्टी बड़ी तगड़ी है तो नाम इसलिए हमने नहीं लिखे। नाम अब आप ले रहे हो लोगों के, मैं नहीं लेना चाह रहा, डेंजरस हो जाएगी बात। अच्छा अगला कौन सा पैरा है, पेज 260। ये वो चेंज इन प्रोविजन जो मैं आपको बताई थी। एक्स कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट अ कोर्ट केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट इट बाय एन एम्प्लॉई हु गॉट इंडल्ज्ड इन एन एक्सप्लोजन इन फैक्ट्री। 2016 के एंड पे लॉयर का अंदाजा के पैसे देना पॉसिबल है, तो ये तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, कोई जनरल एंट्री होगी नहीं होगी, नहीं होगी, सिर्फ डिस्क्लोज होगा। अच्छा 2017 में क्या अंदाजा है, 70 देने हैं, एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अगले साल अंदाजा है नहीं, 190 देने हैं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, इन दोनों का डिफरेंस है 120 से। अगले साल प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, और आखिरी साल प्रोविजन डेबिट 115 से, कैश क्रेडिट 100, और P&L में 3 चला जाएगा, और कैश यूज कितना जाएगा, कैश 112। ये मैंने एक ही आइटम का कई सालों का डिस्क्लोजर बनाया है, एक ही आइटम का कई सालों का। 70 रुपए खर्चे में गया, फिर कितना खर्चे में गया, फिर खुशी में कितना, और फिर खर्चे में कितना, आखिरी साल कोर्ट केस में क्या हो गई, पेमेंट। ये मैंने आपको बनवाया था, लेकिन मैंने आपको प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ऑनरेस इस तरह बनवाया था अलग अलग करके। अब ये एक ही केस है लेकिन साल काफी ज्यादा है, समझ आ गई बात। तो साल के एंड पे कितने देने हैं, अगले साल, अगले साल, अब सारी पेमेंट हो गई। अगला जी छेती छेती में गा रहे हो तुम भी, छो जान दो यार, घर जाके तैयारी करनी है, हमें तो IFRS 16 नहीं आता, आप कहाँ ले गए हैं। पेज 279, क्वेश्चन नंबर 12 का 1। वॉलनट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजलिकल चीजें। द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। 15 जनवरी को हमारा कंपेटिटर ने अनाउंस किया अपग्रेडेड वर्जन ऑफ DVD प्लेयर्स, ठीक है। साल के बाद की रेट आ गई है, साल के बाद की रेट आ गई है। WL इन्वेंटरीज इंक्लूड अ लास्ट स्टॉक ऑफ एक्जिस्टिंग वर्जन ऑफ DVD प्लेयर विच आर वैलिड एट 15। लेकिन नया वर्जन आने की वजह से हमारे स्टॉक की NR भी गिर गई है 12.5। तो बताएं ये 2.5 मिलियन की इस साल एंट्री करूं, एडजस्ट करूं ना करूं। इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। किस दिन अगले ने अनाउंस किया, और अगर वो अनाउंस करता 28 जनवरी को, 28 दिसंबर को, वेल एडजस्टिंग इवेंट होता। तो इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट। आगे चले कौन सा, हाँ जी एक मिनट 1 बाय 1। डिस्क्लोज तो हर एक में हमने लिख के आना है, इफ मटेरियल, कोई जनरल रूल नहीं है, इफ मटेरियल। एक चीज मस्ट डिस्क्लोज करनी है, डिविडेंड जी। आगे 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 पेज 284, कौन सा क्वेश्चन 20। ये बाद भी कुछ रह गया,
नहीं नहीं ठहर, जो इसके बाद कुछ रह गया पता नहीं, जरा तसल्ली हो जाए जरा। ओहो वो छोड़ें, वो तो एक ये जो स्काई ब्लू वाली चीज़ें अलग पार्ट बना के अगर दिल चाहा हमारा तो नमाज के बाद करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये कर लो। On January 2021, हलवा ऑटोमोबाइल्स लॉन्च व्हीकल्स विद द ब्रांड नेम ऑफ डिलक्स। यार ये क्या सवाल में लिखा होता है, यकम अगस्त 21 पे हम खड़े हैं, यानी 30-21 हमारा साल होगा ना, तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। तो ऑन यकम जनवरी हलवा ऑटोमोबाइल लॉन्च व्हीकल्स विद द ब्रांड नेम ऑफ डिलक्स इन मार्च 2021, जनवरी फरवरी मार्च, इन मार्च 2021 हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले हमने लॉन्च की चीजें। मार्च 2021 में रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया में डेट कार्बन एमिशंस फ्रॉम डिलक्स एक्सीड द रेगुलेटरी लिमिट्स। हमारी गाड़ियां कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, साथ ऑक्साइड मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। इन मई 2021 में HAL अनाउंस टू हाल्ट द सेल्स। मई में हमने सेल रोक दी इसकी, बड़ी देर बाद अकल आती है ना। मई में हमने सेल रोक दी क्योंकि हुकूमत की तरफ से डंडा आया था, इंक्वायरी फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने कहा भाईजान बस कर दो, ताड़ी मेहरबानी है ना, कार्बन हो गया लाहौर से। इन सारी चीजों को छोड़ें, ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट्स हैं, ये घिसी ये पिटी। अच्छा पॉइंट 4 में आए, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज रिड्यूस। अब चल रही है 37 है, बीच में पता नहीं क्या डाल रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वाज रिड्यूस्ड बाय 150। ओ भाईजान इंपेयर कहां से, बुक्स में आ ही नहीं रहा होता। इंटरनली जनरेटेड है ब्रांड, बुक्स में आ ही नहीं रहा, अब आ ही नहीं रहा तो इंपेयर कर रहा है, चवेड़ मारे बंदा। आखिर में आके ये सुनना था आखिरी क्लास में तेरे से मैंने, पहले 7 लेक्चर भूल गए तुझे, अब आईकेप तो कामयाब हो गया। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की बीवी कितनी आ रही है? बीवी 0 है। वो कह रहे हैं बीवी को नेगेटिव में ले जाओ। ओ तेरी मेहरबानी, कुट कराएगा तू हमें, घर भी जाना है, बीवी को कैसे नेगेटिव में लेके जा सकते हैं? बीवी 0 है तो अब आप लिख के आएंगे इसे फर्दर कम कर दो। बुक्स में पढ़ा ही नहीं हो, अब 0 को और कैसे मैं रिड्यूस करूं, कहां से इंपेयर करूं? तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जब किताबों में नहीं है तो इसकी वैल्यू का कम होना भी किताबों में शो नहीं किया जाएगा। अब 0 से क्या नेगेटिव 150 लिखूं? इंटरनली जनरेटेड ब्रांड बैलेंस शीट नेगेटिव 150 कॉन्ट्रा एसेट। चलें अगली बोंगी हमारे यहां, वैल्यू इन यूज ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन वुड रिड्यूस बाय 80 मिलियन। हाँ ठीक है, आप अब रिकवरेबल अमाउंट वगैरह निकाल लें और बुक वैल्यूज ओवरऑल प्लांट की देख लें, प्रोडक्शन लाइन की, प्रोडक्शन लाइन में प्लांट मशीनरी पड़ी होंगी, इनको इंपेयरमेंट ऐसे गुजार लें, इसका तो कोई मसला नहीं। और फेयर वैल्यूज भी ले लें, बिल्कुल वैल्यू इन यूज को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें, कैरिंग अमाउंट्स देखें और उससे कंपेयर करें, बट डेटा तो नहीं दिया हुआ, ये जनरल लाइन लिख के आएंगे। इन जून 2021 हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया न्यू एमिशन प्रोटोकॉल कि गाड़ियों को मास्क पहनाओ। न्यू प्रोटोकॉल्स, न्यू एमिशन प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन द लिमिट्स एंड कार्बन निकले सही, लेकिन ये ना हो कि कार्बन कार्बन हुई और जगह, विद इन लिमिट्स निकालो तुम कार्बन एंड नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर तक का तुम्हारे पास टाइम है। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। हमें प्लांट में इतनी मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी कि इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद मेरा प्लांट इतना खूबसूरत हो जाएगा किया गाड़ियों वालों का कि उसमें से कार्बन ना होने के बराबर निकलेगी। ये मुझे खर्चा 30 सितंबर तक ये करना है, वरना फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए। इसकी प्रोविजन बुक कर लूं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एक्सीलेंट, ऐसे अल्फाज में सुनना चाह रहा था। भाईजान कह रहे हैं प्लांट ही बंद कर दो, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यू कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ यू कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर? वो आपको याद है कॉलेज की छत पे कैंटीन बनाना, वो भी बात है भाई है ये। अच्छा तो अगर आईके वालों ने कह भी दिया कॉलेज वालों को कि छत पे कैंटीन बनाओ तो कॉलेज ही बंद कर दो, प्रिंसिपल साहब कॉलेज में। तो इसलिए दिस खर्चा इज अवॉइडेबल, दिस खर्चा इज बाय योर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन से आप इस खर्चे को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसका यार ये इंपैक्ट होता है कि हमें ना सवाल में लिखा हुआ है हम खड़े हैं 30-21 पे, तो वो कह रहे हैं कि 30-21 हमारा ईयर एंड है, तो हम खड़े हैं 1 अगस्त 21 पे। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज नहीं की। महीने में कहाँ कर दी होंगी, कई दफा 2 महीने बाद की डेट दे देते तो भी नहीं की होती, क्योंकि 3-4 महीने पाकिस्तान में लग जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करते हुए। अच्छा
बस ना यार, और क्या, अब जान लेंगे आप। बस ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात अल्लाह जज़ाए खैर। अगला पार्ट कौन सा बनता है? पार्ट ई। तो पार्ट ई इंशाल्लाह मैं ये 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा, और अगर खुला टाइम हुआ तो कुछ और भी साथ डिस्कस कर लूँगा। वो तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है यार, जो मर्जी कर लो पेपर में, आपकी दफ़ा पता नहीं क्या आना है। तो अब उसमें यह है कि हम हतमी तौर पे बात को ओवर करते हैं। तो 118 नंबर लेक्चर इंशाल्लाह नहीं आएगा, आना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट करके, लेकिन इंशाल्लाह नहीं आएगा। क्यों आएगा? अच्छा, पेपर मैनेजमेंट के एतबार से बच्चे बात कर रहे थे, तो भाई उसमें ना छोटी सी दुनिया तेरी, वहीं घूमता रहता तुम। अच्छा एक उसमें अब आप देख लें, कंसोलिडेशन के सवाल, लीज के सवाल और IAS 12 के सवाल पे या IFRS 15 के सवाल पे अगर आप हाथ डालते हैं पेपर में, तो 100% उसमें 1-2 एडजस्टमेंट आपको टफ टाइम देगी। उस पर अगर आप सोचेंगे कि इसका क्या करूं, और 5-7 मिनट उसी पे सोचते रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप अगले सवाल का इजी टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होंगे। जो समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है, जिस तरह भी आ रहा है, उस एडजस्टमेंट को निकालें, फारक करें, बाद के लिए मत छोड़ें। बाद में टाइम नहीं मिलता, बाद पेपर खत्म हो जाता है तो बाद में टाइम नहीं मिलता। जैसे भी समझ आ रहा है उसको करें। बस आपने कंसोलिडेशन का सवाल मैक्सिमम, अगर मिसाल के तौर पे 18 नंबर या 20 नंबर का आया है, तो आपने मैक्सिमम उसको 40 मिनट देके फारक कर देना है। बल्कि मेरे ख्याल से तो 36 मिनट बनते हैं या 40 मिनट बनते हैं। अब उसमें अगर आप जनरल एंट्रीज करने के चक्रों में पढ़ेंगे, इन चक्रों में पढ़ेंगे, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि SRE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो क्यों अपनी तसल्ली के लिए SRE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहे हैं? और अगली बात, छोटे छोटे सवाल 8 नंबर 10 नंबर वाले शुरू में करने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और सवाल करते हुए कोई भी टॉपिक किसी के साथ भी मिक्स हो सकता है। इसमें कोई नहीं कि फलां टॉपिक फलां के साथ मिक्स नहीं हो सकता, फलां फलां के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अब ये भाई बता रहे हैं IAS 41 के अंदर मैंने देखा कंसोलिडेशन का एक सवाल था, तो वो कुछ भी नहीं था, उसने मेरे ख्याल से PPE में बायोलॉजिकल एसिड को डाल दिया हुआ था, तो शायद PPE से माइनस करना था और बायोलॉजिकल एसिड के तौर पर उसे शो कर देना था, और कुछ भी नहीं था। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के अंदर वो मिक्स कर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। IAS 12 के अंदर तो सारी दुनिया को उठा के स्टैंडर्ड डाल सकता है, तो उसमें मैंने आपको तरीका बता दिया कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैसे लेके चलनी है। इसी तरह अब लीज का सवाल है, उसमें टैक्स एडजस्टमेंट डाल देता है, तो उसके एतबार से हमें सोचना पड़ता है कि लेसी क्या कर रहा है, अकाउंटिंग डेप्ट से इंटरेस्ट उल्टाना है, और लेस क्या करना है, लीज रेंटल लेस करना है। तो हर टॉपिक के साथ हर टॉपिक अगर मिक्स हो जाए। अब IFRS 15 के साथ एथिक्स का सवाल आया हुआ था, सर वो जब एथिक्स का सवाल पढ़ा और ऊपर IFRS 15, तो उसके बाद हमसे सवाल ही नहीं हुआ। अब ये क्या बोंगी है यार, तुम पागल हो, तुम क्या नशा पेपर में क्या करके गए हो? हद होगी। अब तुम IFRS 15 का सवाल कर दो, जब एथिक्स का लगे तो एथिक्स को अलग समझ के कर दो। नहीं, उन दोनों में से कैसे चीज़ें ढूंढें, अलग अलग पता चल जाती हैं चीज़ें। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, जो समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उतना तो करके आ जाएं। और कोई हजरात अगर इधर पेपर एक दफ़ा और उन्होंने कोई लर्निंग की है तो वो ज़रा मुझे बता दें, ताकि बाकियों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। FR1 FR2 में कोई पेपर दे के आए हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, जो एडजस्टमेंट ज़्यादा सोचते नहीं, जिस तरह समझ आ रहा हो करके आगे चले जाते हैं। और कोई सजेशन आपका? आपके पेपर में क्या हुआ था, इशू क्या हुआ था, थोड़ा शेयर कर लो। मेरे पेपर में ये इशू हुआ था कि ना, एक चीज मुझे समझ नहीं आई IFRS 9 की, तो उसको मैं जरा सोचने लग गया। अब वो उस पर टाइम ज़ाया होने लग गया, और बाकी टाइम थोड़ा बहुत चीज जिसमें उसमें कंफ्यूजन शुरू हो गई। फिर लीज के सवाल में मैंने लेस लिख निकल लेस सारा कर। अच्छा, भाई कह रहे हैं IFRS 9 के सवाल की एडजस्टमेंट थी, वो मुझे समझ नहीं आई, उसी पे सोचता रहा। कितनी देर सोचते रहे? तकरीबन 10 मिनट सोचते रहे, और वो सवाल पूरे शायद 15 मिनट का होगा, तो 10 मिनट सोचने में लग गए। जो समझ आया वो नहीं किया, जो समझ आया वो फिर कर दिया, 10 मिनट क्यों ज़ाया हो गए तो वो पूरे तो कर रहे थे, वो पूरे करने थे। अच्छा, और लीज में क्या की? लीज में सिर्फ लेसर का सवाल था, लेसी का कर रहा है, फिर स्टेटमेंट सही ना पढ़ने की वजह से मसला हुआ। और कुछ? थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए, पैनिक हो जाता है यार। इसका तो हल यही है कि बस जो समझ आ रही है वो करके आगे निकल जाए। और क्या हो सकता है बंदा? टाइम लिख लें, हर सवाल के आगे टाइम लिख लें कि इसको मैंने इतने टाइम देना है। भाई ICAP चीख के पुकारता है कि बच्चे को कह दो हर सवाल आधा भी करके आ जाए तो हम पास कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो पूरा आता है उसको भी आधा छोड़ के आ जाए। कंसोलिडेशन के ऊपर टाइम नहीं लगाना, रियली एक्सेलेंट। कंसोलिडेशन के ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना, उसके लिए फिर आप अब थोड़े से बड़े हो जाएं, हैंड रिटन पेजेस को डायरेक्ट पोस्ट करना सीखें। और जी, सांस लेके चलना। हाँ,
हैंड रिटन पेजेस अच्छे होंगी। हाँ जी, और कोई बात? हाँ, पेपर में किस टाइप के सवाल आने हैं वो नहीं छोड़ने हैं, यानी मैन्युफैक्चर डीलर ऐसा नहीं छोड़ के चले जाना, उसकी फाइनेंस ऑपरेटिंग अलग अलग है वो नहीं छोड़ के चले जानी, किस टाइप के सवाल आने हैं वो सारे कवर करने हैं। ठीक है जी। और IFRS 15 के अंदर जरूर आपने मेहनत करनी है, और एथिक्स में लिख लें IFRS 15 और एथिक्स, इनके जो थ्योरी के सवाल आए हुए हैं उनके जरा सोल्यूशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ताकि जो थ्योरी लिखनी है उसके ऊपर भी आए। और अगर IFRS 15 की थ्योरी नहीं मैनेज हो रही तो 5 स्टेप्स तो हैं ही, 5 स्टेप्स को एक एक करके लिखना शुरू कर दें, तो ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी, कायदे आज़म जितनी आपने लामा इकबाल जितना शेयर करके जो है ना उसको पूरा कर देना, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह। दिल तो नहीं चाह रहा बाय बाय करने को, लेकिन अब अगला लेक्चर का पार्ट कौन सा है? पार्टी इंशाल्लाह नमाज के बाद करते हैं, वो आपकी मर्जी अटेंड कर लें, मर्जी अटेंड कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।